नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा का साहित्य और उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम तो हम ये देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसमें इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो उसके लिए हमें पहले हिंदी भाषा के साहित्य को जानना आवश्यक है। हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है और हर साहित्य का अपना एक इतिहास, और उसी इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वह विकास क्रम जैसे हमने देखा है या हमने पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास है वह वैदिक संस्कृत, उसके पश्चात लौकिक संस्कृत, उसके पश्चात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में उत्पन्न हिंदी भाषा उत्पन्न मानी जाती है। अर्थात हिंदी का पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंश माना जाता है। अपभ्रंश के पश्चात अवहट और अवहट के पश्चात हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वह सामने आया, और ये हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वह लगभग 1000 ईस्वी सदी से प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हिंदी भाषा को हम देखें तो हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ये तो है हिंदी भाषा का साहित्य, जिसमें आज हम हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं पढ़ते हैं या हिंदी भाषा में पठन पाठन की अनेक सामग्री हमारे सामने उपलब्ध है, जो हिंदी वाङ्मय के नाम से हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। उसके पश्चात आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है हिंदी साहित्य का के जो काल हैं उन कालों को विभिन्न कालखंडों में बांटना, उनका विभाजन करना और उन कालों को विभिन्न नामकरण प्रस्तुत कर देना। उसी नामकरण का, उसी विभाजन का आज हम इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वैसे तो यह माना जाता है कि अमुक काल के पश्चात या इस अवधि के पश्चात ये भाषा समाप्त हो गई या नई विचारधारा उत्पन्न हो गई या उसका प्रारंभ हो गया, यह निर्णय अत्यंत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि भाषा या विचारधारा एक निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी भाषा का विकास अचानक नहीं हो जाता और वह अचानक ही लुप्त नहीं हो जाती। धीरे धीरे ही भाषा विकास को प्राप्त करती है और धीरे धीरे ही वह विलुप्त होती है। और वैसे ही ऐसे ही विचारधारा भी है, और यही भाषा और विचारधारा का संबंध भी माना जाता है, और इसी भाषा और विचारधारा से साहित्य का निर्माण होता है। तो हम किसी भी भाषा के साहित्य की बात करें या किसी भी भाषा के साहित्य के बारे में जानें तो वह विशेष परिस्थितियों से, युगीन परिस्थितियों से, किसी घटनाओं से या किसी विशेष कारणों से प्रभावित होता है। और जब प्रभावित होता है या समाज जब प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है, क्योंकि साहित्य समाज का ही दर्पण है या उसका प्रतिबिंब है। इसलिए समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं या समाज की जिस समय की जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसका साक्षात चित्रण हमें साहित्य में दिखाई देता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो साहित्य किसी युग विशेष की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, या उस युग विशेष में कोई एक ऐसा महान युग पुरुष अवतरित होता है जो पूरे एक समाज को, एक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करता है, और उसी से साहित्य प्रभावित होता है और उस युग दृष्टा से प्रेरित होकर साहित्य की दिशा जो है वह बदल जाती है, और पहला जो प्राचीन जो साहित्य था वह थोड़ा सा विलुप्त होकर नवीन प्रवृत्तियाँ हमारे सामने आती हैं। इस प्रकार से प्रभावित होकर साहित्य हमारे सामने चलता है। जिससे प्रभावित होता है उसी को आधार बिंदु बनाकर साहित्य का काल विभाजन किया जाता है, क्योंकि उस काल विशेष में जो साहित्य रचा जाता है या रचना की जाती है उसका एक नामकरण दे दिया जाता है ताकि अध्ययन में सुविधा की दृष्टि रहे। तो आज का हमारा मुख्य विषय यही है कि हिंदी साहित्य जो है उसका काल विभाजन किस रूप में हुआ। तो उस काल विभाजन का अध्ययन हम इस प्रस्तुतिकरण में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया, काल विभाजन की आवश्यकता क्यों आवश्यक हुई और काल विभाजन किस रूप में किया गया। यही इस प्रस्तुतिकरण के मुख्य बिंदु होंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है, किस रूप में या किस लिए काल विभाजन किया गया। किस लिए? क्योंकि साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन किया जाए और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से काल विभाजन आवश्यक है।
पूरा जो साहित्य है उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए, उसके अध्ययन में सुविधा हो, अध्येता को कठिनाई ना हो और उसका एक व्यवस्थित रूप से साहित्य उपलब्ध हो जाए, इसी कारण हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है साहित्य जो है उसको संपूर्ण रूप से समझा जा सके। अलग अलग खंडों में विभक्त साहित्य समझने में आसान हो जाता है, क्योंकि साहित्य जो है वह समाज की परिवेश से, समाज की परिस्थितियों से और समाज की जो स्थितियां हैं उससे प्रभावित होता है। उस समय की समाज की पृष्ठभूमि जो है वो साहित्य के लिए प्रेरक परिस्थितियों का कारण बनती है और उसी से साहित्य प्रभावित होता है। इसलिए उस साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए उस साहित्य का काल विभाजन किया जाता है। जैसा कि हम ये देखते हैं कि भक्तिकाल को मध्यकाल भी कहा जाता है। तो अब भक्तिकाल जब भी आया उसके लिए प्रेरक परिस्थितियाँ मध्यकालीन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही, जिससे प्रभावित होकर भक्तिकालीन साहित्य हमारे समक्ष आए। इसलिए उसी साहित्य को हमें सही ढंग से समझने के लिए आवश्यक है कि हम उन साहित्य को एक समग्र रूप से न पढ़कर प्रवृत्तियों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और फिर ये हम देखते हैं कि उनका मुख्य आधार बिंदु क्या रहेगा, क्योंकि साहित्य जो है वह निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए वह निरंतर प्रक्रिया एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए वह जो प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आई है और चली आ रही है, वह उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ मुख्य रूप से प्रभावी रहीं जिन्होंने समाज को प्रभावित किया, साहित्य को प्रभावित किया, इन्हीं सभी बातों को समझने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता महसूस की गई या साहित्य का काल विभाजन किया गया। या साहित्य में जो जो भी परिवर्तन आए, साहित्य की जो जो भी प्रवृत्तियां हैं या उनमें जो भी परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं परिवर्तनों के लिए साहित्य का इतिहास का काल विभाजन कर दिया गया। हमने देखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कई भी एक मुख्य बिंदु प्रमुख रूप से प्रधान नहीं रही। कभी राजनीति आधार तो कभी साहित्यिक, सांस्कृतिक आधार आदि जो विभिन्न परिवर्तन रहे हैं, वह परिवर्तन हमें साहित्य में भी दिखाई देते हैं और उन्हीं सारे परिवर्तनों के लिए काल विभाजन आवश्यक हो जाता है, ताकि साहित्य के विकास की परंपरा को हम भली भांति समझ पाएँ और अध्ययन की दृष्टि से सुविधा उत्पन्न हो तथा विकास की जो परंपरा है वह परंपरा अध्ययनकर्ता के लिए सुविधा हो और हृदयंगम करने के लिए आसान हो। इसीलिए काल विभाजन की आवश्यकता महसूस की गई। तो काल विभाजन का आधार क्या था, क्यों किया गया, इसका हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि काल विभाजन के लिए अनेक कारण उपलब्ध रहे हैं और उन्हीं उपलब्ध कारणों से अगर आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन का जो कार्य किया गया, उस काल विभाजन के कार्य का प्रारंभ 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमने देखा है या जाना है हिंदी भाषा के इतिहास में कि हिंदी भाषा की शुरुआत 1000 ईस्वी शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। फिर भी हिंदी साहित्य में काल विभाजन का जो कार्य है वह 19वीं शताब्दी में हुआ है, अर्थात उससे पहले काल विभाजन का या हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने का कोई भी कार्य नहीं हुआ था। तो इस दृष्टि में हम देखें तो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का जो कार्य है वह 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। साहित्यिक सामग्री के रूप में जैसे 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, कालिदास हजारा, कविमाल, भक्तमाल आदि ग्रंथों का सहयोग लिया गया, परंतु इन ग्रंथों में समग्र ऐतिहासिक चेतना नहीं थी। इनके आधार पर काल का विभाजन नहीं किया जा सकता था तथा इन ग्रंथों का मुख्य जो विषय था वह भी धर्म अथवा संप्रदाय की शिक्षा से प्रभावित था या इन्हीं की भावना से प्रेरित था। इसलिए इनको हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के रूप में हम नहीं मान सकते। इसलिए इस दिशा में या साहित्य का इतिहास लिखने की दिशा में अग्रसर होने का प्रारंभिक स्तुत्य जो प्रयास किया गया वह प्रयास हुआ फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा, जिन्होंने सन 1839 में
इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ एवं द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतर इंदुई हिंदुस्तानी। इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है या जो प्रथम इतिहास लेखक हैं वह माने जाते हैं फ्रेंच विद्वान गार्साया तासी, और उनके इतिहास का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतर इंदुई हिंदुस्तानी। इसमें तासी ने अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवि और कवियत्रियों का वर्णन प्रस्तुत किया था। चूँकि ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, इसलिए यह ग्रंथ जो था इसमें पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ था। इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां थीं, जैसे कि इस ग्रंथ में काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया। पर यह इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है कि लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की एक नवीन परंपरा विकसित की थी। उसके पश्चात दूसरा जो साहित्य का इतिहास लिखा गया वह लिखा शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ था। और इस इतिहास में इन्होंने 1000 कवियों के जीवन वृत्त और काव्य के विषय में वर्णन किया है। परंतु यह इतिहास भी कालक्रम विश्वसनीय नहीं होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं जाना जाता। पर चूँकि ये शुरुआत थी, इसलिए इनके ग्रंथ को भी इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी भाषा में शामिल या सम्मिलित किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है या तीसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वह लिखा गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, जिनके इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि नाम से इतिहास नहीं था, फिर भी इसे हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास माना जाता है, क्योंकि ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को कई कालखंडों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया था और प्रत्येक काल के गौण कवियों का वर्णन अध्याय के अंत में उन्होंने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का ये इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 19वीं सदी के अंत में जब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान और आलोचना की परंपरा का श्री गणेश भी न हुआ था, ऐसे समय में हिंदी भाषा और उसके काव्य को एक ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता का ही प्रमाण है। इसलिए यह इतिहास अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह इतिहास 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम खंड 1913 में तथा बाकी 3 खंड 1934 में प्रकाशित हुए थे। इसमें 5000 कवियों को 8 काल खंडों में विभक्त किया गया था, जिसमें साहित्य के विविध अंगों व ज्ञात अज्ञात कवियों पर प्रकाश डाला गया था। इसका महत्व बताते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, इसलिए यह भी ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ही इतिहास लिखा गया और इतिहास लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इतिहास लिखने की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम भी आचार्य शुक्ल का ही माना जाता है। शुक्ल का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसका परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप बाद में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी के इतिहास की विशेषता यह है कि उन्होंने प्रथम बार संपूर्ण हिंदी साहित्य को, यानी जहाँ से देखा हमने 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है और इन्होंने 1930 के आसपास अपना साहित्य लिखा, तो लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटकर पुनः भक्ति काल को 4 खंडों में विभाजित किया है। अपने इतिहास के छोटे से कलेवर में 1000 प्रमाणिक कवियों को छांटकर उनका विवेचन किया तथा विभिन्न युगों की काव्य धाराओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया। रीति ग्रंथकारों को प्रामाणिक एवं उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का दूसरा कार्य भी शुक्ल जी ने ही किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में शुक्ल जी ने नवीन मान्यताएं, नवीन सिद्धांत, नवीन मत स्थापित किए, इसलिए इनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आचार्य शुक्ल की परंपरा का ही अनुसरण किया
तथा उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल पर ही चर्चा की गई थी, जिसमें इन्होंने आदिकाल को संधिकाल व चारण काल नाम दिया तथा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही माना। उसके पश्चात राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा नामक काव्य ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अनुसंधान परक विश्लेषण किया। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया और यह भी माना कि आदिकाल में 2 ही प्रकार के साहित्य लिखे गए थे। प्रथम सिद्धों ने धर्म प्रचार के लिए लिखा तथा चारण कवियों ने सामंतों का यशोगान करने के लिए साहित्य रचना की। उसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में इतिहास लेखन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नाम आता है शुक्ल जी के पश्चात, वह नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। प्रथम हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका तथा तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये तीनों ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए हैं। द्विवेदी जी ने इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री, नई व्याख्या देकर हमें उपकृत किया है तथा आदिकाल यानी जो प्रारंभिक काल था उसको आदिकाल नाम देना भी सर्वमान्य है, जो कि आज हम उसी के रूप में पढ़ते हैं। वह सर्वमान्य नाम भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही दिया गया है। आचार्य शुक्ल की धारणाओं को सबल प्रमाणों, अकाट्य तर्कों तथा अपनी प्राचीन मान्यताओं से खंडित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नवीन व्याख्या प्रस्तुत करना, यह एक महत्वपूर्ण या दुष्कर कार्य रहा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही किया गया है। इसके अतिरिक्त जैन, बौद्ध, सिद्ध कवियों की कृतियों पर शोधप्रद दृष्टि से भी इन्होंने विचार किया है। उसके पश्चात गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी है, जिसमें भी इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा था। उसके पश्चात अन्य और साहित्य लेखन की जो प्रक्रिया है वह अनवरत रूप से आज भी जारी है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का जो कार्य है वह आज भी लिखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत नागरी प्रचारिणी सभा उसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास या फिर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार ये जो इतिहास ग्रंथ हैं, इन इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो जिसे हम संपूर्ण इतिहास तो नहीं कह सकते, परंतु एक खंड या एक पक्ष को नई दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा देते हैं, उसे समझने का या उसका अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हमें सहयोग देते हैं। और इस प्रकार वर्तमान में भी इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह पूर्ववत रूप से चल रही है और उसमें अनेक नए नवीन विविध आयाम स्थापित किए जा रहे हैं।